हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट टू ऑफ द वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फ्रीडम के मूवमेंट के उन इवेंट्स की जो एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं जब वो तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, खास तौर से जब वो CUET या यूजी एंट्रेंस लेवल पर ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर एक्सपेक्टेड हो उनका जीके या जीएस को जानना। तो वहाँ पर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए इवेंट्स को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज पार्ट टू की शुरुआत करेंगे राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट से। जी हाँ, एक्सट्रीमिस्ट्स आज की तारीख में हो सकता है आप एक्सट्रीमिस्ट ऐसे इंसान को कहें जो कुछ अनयूजुअल करता हो, लॉ के अगेंस्ट जाकर कुछ करता हो, लेकिन उस वक्त शायद जानकर आपको हैरानी हो कि आप ही के देश के लोगों को एक्सट्रीमिस्ट्स कहा जा रहा था। और जानते हैं ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जो स्वराज की मांग कर रहे थे। स्वराज यानी अपना रूल, राइट? अर्ली 20th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है। इसके लीडर्स रहते हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय और बिंदु घोष। हम फ्रस्ट्रेटेड थे मॉडरेट मेथड से, इसलिए हमने एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट को यहां से होते हुए देखा। मास प्रोटेस्ट हुए, असर्टिव स्पीचेस हुई और इस तरीके से ब्रिटिशर्स के निगाहों में हम लोग एक्सट्रीमिस्ट्स कहलाए। लेकिन इस मूवमेंट की अपनी एक जगह है हिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग वो पार्टी जो अल्टीमेटली इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान पर रूल करती है। लेकिन बनाई कब जाती है? बनाई जाती है 1906 पे। कौन होते हैं वो इनिशियल लोग जो इस पार्टी को खड़ा करते हैं? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और साथ ही साथ में बाकी पॉलिटिकल लीडर्स जो मुस्लिम लीग से जुड़ते हैं, वो बाद में चलकर मुस्लिम लीग के बड़े नेता बनते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, राइट? आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई। ये हुई ढाका, बांग्लादेश में जो आज है। और इसके पीछे बनाने के लॉजिक ये दिया गया कि एक ऐसी पार्टी जो मुस्लिम राइट्स का टेक केयर करेगी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और एडवोकेसी को बढ़ावा देगी। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे गदर मूवमेंट के बारे में। गदर मूवमेंट क्या था? ये था कि हम ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करेंगे, लेकिन रिवॉल्ट के जरिए। 1914 से 1917 तक ये हुआ। इंडियन लोगों के अंदर ये पहली बार देखा गया कि एक एग्रेसिव फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट हो रहा है। और ये किया किसने? ये किया गदर पार्टी के मेंबर्स ने। और इसके पीछे देखा गया कि कहीं ना कहीं पंजाब का इलाका ज्यादा एक्टिव रहा पार्टिसिपेट करने में। और बताया ये जाता है कि रेवोल्यूशनरी लिटरेचर ने जो जड़ें बनाई लीडर्स की, जो लीडरशिप का थॉट दिया, वहां से ये कैरी फॉरवर्ड हुआ। आगे बात करेंगे होम रूल मूवमेंट की। जी हाँ, होम रूल मूवमेंट जैसा कि नाम से समझ में आता है, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर की बात की जाती है। 1916 से 1918 तक बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र, मद्रास और बाकी के रीजन्स में इसकी बागडोर देखी जाती है। क्यों डिमांड किया गया? ये डिमांड इसलिए किया गया ताकि सेल्फ रूल और ग्रेटर ऑटोनॉमी को अचीव किया जा सके। पब्लिक मीटिंग्स हुई, पिटिशंस हुई, मोबिलाइज किया गया मासेस को, ताकि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके कि हम क्यों इस फाइट को कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह था प्रोटेस्ट अगेंस्ट फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन। 1917 में हुआ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आई एम श्योर आपने अपनी हाल क्लासों में इस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इसमें पूरा चैप्टर है इंग्लिश में। चंपारण बिहार में ये हुआ। क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि हम ब्रिटिशर्स को ये बता पाएं कि देखिए, आप हमें इंडिगो बनाने के लिए कह रहे हैं, हम बना भी रहे हैं, लेकिन हमारा नुकसान है इसमें, हमारी जमीन का नुकसान। खास बात ये कि ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। इसमें कानून की मदद भी ली गई और एक मास अवेयरनेस क्रिएट किया गया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिवॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। रिवॉल्ट सत्याग्रह हुआ 1919 में, एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट अलियन फिलॉसफी के बेसिस पर। लेकिन इस रिवॉल्ट ने कहीं ना कहीं जो हड़ताल करी, जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस करे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये मैसेज पहुंचाया कि हिंदुस्तान अपनी आजादी के लिए
हर तरीके से लड़ना जानता है, पीसफुल भी और अटैकिंग भी। अटैकिंग इसके पहले की रेवोल्यूशंस पर यह रेवोल्यूशन एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर याद रखी जाती है। फिर बात करेंगे उस काले अध्याय की जिसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। मैसेकर हुआ, अनार्म्ड सिविलियंस पर हमला हुआ, 1919 में हुआ। निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई। क्यों चलाई? क्योंकि प्रोटेस्ट को खत्म करना था। जो रिवोल्ट एक्ट के खिलाफ विद्रोह था, उससे जो फियर इंस्टॉल हुआ, कहीं ना कहीं उसको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए जनरल डायर ने फायरिंग करी और मास कैजुअलिटीज हुई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मास बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड था। इनफैक्ट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का भी हमने बॉयकॉट किया। यह हुआ 1920 से 1922 के बीच। गांधी जी, कांग्रेस और इंडियन पब्लिक ने मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाया। ये हमने इसलिए किया ताकि हम कॉलोनियल रूल और जलियांवाला बाग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके। बॉयकॉट्स किए, रेजिग्नेशंस दिए लोगों ने अपनी पोस्ट से, और अगेन आजादी की लड़ाई में इस मूवमेंट का एक बड़ा रोल पाया गया है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि नाम से ही समझ में आता है कि हमने जब डिफाइंस किया ब्रिटिश लॉ का और टैक्स देने से मना किया, नमक पर दांडी मार्च 1913-1934। गांधी जी अगेन इसको लीड करते हैं। सॉल्ट मार्च होता है, सॉल्ट लॉज को ब्रेक किया जाता है और मास मोबिलाइजेशन होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जी हाँ, 1942 में ये हुआ। ब्रिटिशर्स को बोला गया कि अब आप विड्रॉ कीजिए, और ब्रिटिशर्स भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कमजोर पड़ चुके थे। प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस के चलते उन्हें यह समझ में आने लगा कि हिंदुस्तान में अब हमारे दिन गिनती के हैं। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के बारे में, आईएनए के बारे में। इसके फाउंडिंग फादर्स हैं सुभाष चंद्र बोस और बाकी भारत के सोल्जर। 1943-45 में इसको गठन किया गया, बनाया गया। मिलिट्री कैंपेन किया गया इंडिपेंडेंस के लिए। इसलिए किया गया ताकि हमारे पास भी एक आर्म्ड फोर्स हो जो कि लिबरेशन के लिए काम कर सके। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के नेगोशिएशंस को, जहां पर बातचीत शुरू हुई इंडियन लीडर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। 45 से 47 तक की बातचीत चली। हमें समझ में आया कि ब्रिटिशर्स वीकेंड हैं बाय वॉर और इंडिया की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। अल्टीमेटली यहां पर हमें सक्सेस मिला। फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसने बताया कि अब हिंदुस्तान आजाद होगा। वो लॉ बना, लेकिन पार्टीशन के साथ बना। यानी कि हिंदुस्तान आजाद तो होगा, पर एक मुल्क नहीं, दो मुल्क बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे गांधीयन फेज को। गांधीयन फेज को आप देखें तो टाइमलाइन वाइज 1919 से 1947 तक देखा जाता है। इससे जुड़े हुए लीडर्स हैं नेहरू जी, पटेल जी, और खास बात यह है कि ये इस तरह का सत्याग्रह, बॉयकॉट और मार्चेस के थ्रू सिविल डिसोबीडियंस करना सिखा गए, जो कि दुनिया के लिए आगे चलकर एक एग्जाम्पल बना। हमने अपनी अचीवमेंट किया इंडिपेंडेंस को थ्रू पीसफुल मीन्स। ये हम समझते हैं गांधीयन फिलॉसफी के जरिए। उम्मीद है आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने को बेहतर बनाने के लिए जनरल नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।